तो आज धान की फसल में ये जो खाद प्रबंधन है, इस पर हम थोड़ी गहराई से बात करते हैं। हमारे पास जो जानकारी है उसके आधार पर ये समझने की कोशिश करेंगे कि फसल की दूसरी और तीसरी खाद कब और कैसे डालनी चाहिए, है ना, ताकि धान हरा भरा रहे, कल्ले भी अच्छे से निकलें और बालियां बढ़िया आएं। हाँ बिल्कुल। धान की फसल में देखिए वो जो शुरू के 20 से 40 दिन होते हैं ना, वो बढ़त और फुटाव के लिए बहुत ही नाजुक होते हैं। अच्छा, इसी दौरान अगर सही पोषण मिल गया तो समझिए अच्छी पैदावार की नींव पड़ जाती है। तो ये जो दूसरी खाद की बात है, इसके लिए 20 से 25 दिन का समय इतना जरूरी क्यों माना गया है? देखिए इस समय पौधे तेजी से बढ़ रहे होते हैं, उनको नाइट्रोजन की बहुत जरूरत होती है। इसीलिए कहा जाता है कि भाई 35-40 किलो प्रति एकड़ यूरिया तो डाल ही दें। सिर्फ यूरिया, या मतलब बढ़त को और अच्छा करने के लिए कुछ और भी मिला सकते हैं? हाँ मिला सकते हैं। अगर पहले इस्तेमाल नहीं किया है तो इसी समय वो जो समुद्री घास वाली खादें आती हैं, जैसे सागरिका है, हाँ, सागरिका। हाँ वो करीब 10 किलो प्रति एकड़ डाल सकते हैं, या बायोवीटा, धानुका गोल्ड भी हैं। इनसे बढ़त अच्छी मिलती है। पर एक बात ध्यान रखनी है क्या? कि अगर धान में पीलापन दिख रहा हो तभी मैग्नीशियम सल्फेट या फेरस सल्फेट डालें, वो भी कोई 6-7 किलो प्रति एकड़, वरना जरूरत नहीं है। अच्छा, ठीक है, ये तो हुई पोषण की बात। लेकिन इस समय फसल को कोई खतरा भी होता है, मतलब कोई कीड़े वगैरह का? हाँ बिल्कुल। ये जो 15 से 30 दिन का धान होता है ना, इसमें तना छेदक सुंडी का खतरा काफी बढ़ जाता है। अरे हाँ, वो तो कल्ले सुखा देती है, सुना है, नए पुराने दोनों। जी हाँ, दोनों, नए कल्ले भी और पुराने भी। इसीलिए एक जरूरी काम यह है कि भले ही फसल एकदम स्वस्थ दिख रही हो, बचाव के तौर पर यूरिया के साथ कोई दानेदार कीटनाशक मिला दें। जैसे वाटागो है, फटेरा है, फोरपीडो है, करीब 2.5 से 4 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से। ये एक तरह से फसल का बीमा हो गया समझिए। बीमा, सही का। अच्छा, तो ये हो गई दूसरी खाद। इसके बाद लगभग 35-40 दिन पर फिर से खाद देनी है? जी, तीसरी खाद मतलब 40 दिन से पहले। ठीक। इसमें फिर से यूरिया तो देनी ही है, करीब 25-30 किलो। जरूरत लगे तो 35-40 किलो तक भी जा सकते हैं। ओके। लेकिन इसके साथ एक और चीज डालने की सलाह दी जाती है, 3 किलो प्रति एकड़ सल्फर पाउडर। सल्फर? अच्छा, इसका क्या खास काम है स्टेज पर? सल्फर के यहाँ देखिए 2 काम हो जाते हैं। एक तो ये खुद एक जरूरी पोषक तत्व है, हाँ, और दूसरा ये फंगस को भी कंट्रोल करता है, मतलब एक कॉन्टैक्ट फफूंदनाशक की तरह भी काम करता है। अरे वाह, ये तो डबल फायदा हो गया। अच्छा, जानकारी में एक और चीज पर काफी जोर था, पोटैश, MOP। लेकिन ये भी कहा गया कि किसान इसे अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, ऐसा क्यों है? सही कहा आपने, पोटैश असल में थोड़ा महंगा पड़ता है। अच्छा, महंगा होने की वजह से? हाँ, तो किसान भाई कई बार या तो कम डालते हैं या फिर सोचते हैं चलो छोड़ो, लेकिन ये बहुत बहुत जरूरी है। आप सोचिए, पौधे ने पत्तियों में जो खाना बनाया है, हाँ, उस खाने को बालियों तक कौन पहुंचाएगा? वो पोटाश ही तो है। अच्छा, ये काम पोटैश का है। जी, अगर पोटैश कम हुआ तो दाने पिचक जाएंगे, वजन कम रह जाएगा, दानों में वो चमक नहीं आएगी जो आनी चाहिए। तो ये तो बहुत नुकसान वाली बात है। तो इसे कब और कैसे देना सबसे सही रहता है? देखिए, सबसे अच्छा तो ये है कि पहली या दूसरी खाद के साथ ही दे दें, करीब 15-20 किलो प्रति एकड़। ओके। अगर मान लीजिए तब नहीं दे पाए, चूक गए, तो जब बालियां तने के अंदर बन रही होती है ना, जिसे गोब अवस्था कहते हैं, हाँ, गोब अवस्था, उस समय 15 किलो प्रति एकड़ मिट्टी में मिला सकते हैं। और एक और तरीका है स्प्रे का, NPK 0050 या 13045 का स्प्रे कर सकते हैं, 1 से 1.5 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से। ठीक है, ये पोटैश की बात समझ आ गई। एक और बड़ी दिलचस्प चीज का जिक्र है, माइकोराइजा। ये क्या होता है? हाँ, माइकोराइजा, ये असल में एक किस्म की फंगस है, लेकिन फायदेमंद फंगस। फायदेमंद फंगस, जी। ये जड़ों के साथ जुड़ जाती है और एक पूरा जाल सा बना लेती है मिट्टी में। फिर मिट्टी में जो फास्फोरस या दूसरे पोषक तत्व होते हैं ना, जो पौधे आसानी से नहीं ले पाते, मतलब घुलनशील नहीं होते, हाँ, उनको ये माइकोराइजा पौधे तक पहुंचाने में मदद करती है। अरे वाह, ये तो कमाल की चीज है तो कमाल की, लेकिन इसमें 2 बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अच्छा, क्या? पहली बात, इसे धान लगाने के 20 दिन के अंदर ही डाल देना चाहिए, क्योंकि इसको अपना जाल बनाकर काम शुरू करने में ही 20-25 दिन लग जाते हैं। तो जल्दी डालना जरूरी है। और दूसरी बात सबसे अहम है, ये एक जीवित फंगस है, जिंदा चीज है। अच्छा, तो जिस खेत में इसे डाल रहे हैं, वहां इसे डालने से 10 दिन पहले और डालने के 7 से 10 दिन बाद तक कोई भी केमिकल वाला कीटनाशक या फफूंदनाशक मिट्टी में नहीं डालना है। बिल्कुल भी नहीं? बिल्कुल नहीं, वरना ये फंगस मर जाएगी और सारा पैसा और मेहनत बेकार। बाप रे,
तो ये तो बड़ा नाजुक मामला है। मतलब अगर माइक्रोराइजा इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर केमिकल फफूंदनाशक या कीटनाशक नहीं डाल सकते उस दौरान। जी, कम से कम उस पीरियड में तो बिल्कुल नहीं। ये तो बहुत ध्यान रखने वाली बात है। चलिए, मान लिया हमने सब बचाव के उपाय किए, दानेदार कीटनाशक भी डाला, लेकिन फिर भी अगर तना छेदक का हमला दिख ही जाए खेत में, तब क्या करें? हाँ, अगर बचाव के बाद भी प्रकोप दिखता है तो फिर स्प्रे करना पड़ेगा। स्प्रे में क्या इस्तेमाल कर सकते हैं? स्प्रे के लिए फिर कई दवाएं हैं, जैसे एम्प्लिको है 100 ml प्रति एकड़, कोराजन है 60 ml प्रति एकड़, या फिर इमामेक्टिन बेंजोएट और लैम्डा साइलोथ्रिन का कॉम्बिनेशन भी आता है। ठीक है, तो मतलब पूरी बात यह है कि धान की अच्छी फसल चाहिए तो सही टाइम पर सही खाद देना बहुत ज़रूरी है। यूरिया तो है ही, लेकिन साथ में सल्फर, पोटाश और ज़रूरत पड़े तो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी। और तना छेदक से बचाव के लिए पहले से सोचना होगा। बिल्कुल। और माइकोराइजा जैसी जो जैविक चीजें हैं, उनका इस्तेमाल करते समय उनकी सेंसिटिविटी का भी ध्यान रखना पड़ेगा। सही बात है। हाँ, ये सारी जानकारी तो इस फसल के प्रबंधन के लिए काम की है ही, पर ये हमें एक और थोड़े बड़े सवाल पर सोचने को मजबूर करती है। किस तरह का सवाल? कि हम लंबे समय से ये जो रासायनिक खादों और कीटनाशकों पर इतने निर्भर होते जा रहे हैं, इसका हमारी मिट्टी की सेहत पर, हमारे पर्यावरण पर क्या असर पड़ रहा है? क्या हमें पोषण प्रबंधन के कुछ और टिकाऊ तरीके खोजने की जरूरत नहीं है? ये एक सोचने वाली बात है। बिल्कुल। ये एक बहुत ज़रूरी सवाल उठाया है आपने। इस पर भी विचार करना चाहिए।